नमस्कार दोस्तों। परीक्षा की तैयारी कर रहे आप सभी लोगों का आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से को डीकोड करने वाले हैं। पता है, हम अक्सर इन अधिकारों को बस रट लेते हैं, लेकिन आज हम इन्हें एक हायरार्की या पदानुक्रम के रूप में देखेंगे। मतलब शरीर की सुरक्षा से शुरू करके हम मन और आत्मा की आज़ादी और फाइनली हमारी सामुदायिक पहचान की सुरक्षा तक का सफर तय करेंगे। तो अपनी नोटबुक्स तैयार रखिए, क्योंकि एग्जाम के नजरिए से ये आपकी अल्टीमेट स्टडी गाइड होने वाली है। तो आज के हमारे सिलेबस का एजेंडा बहुत ही सीधा सा है। हमें मुख्य रूप से 4 टॉपिक्स पर महारत हासिल करनी है। शुरुआत करेंगे गिरफ्तारी से संरक्षण से, फिर समझेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद चलेंगे धार्मिक स्वतंत्रता की गहराइयों में, और आखिर में बात करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे डाइव इन करते हैं हमारे पहले टॉपिक में। बात करते हैं अनुच्छेद 22 की, यानी शरीर की सुरक्षा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, तो संविधान उसे मनमानी से बचाने के लिए आर्टिकल 22 के तहत 3 बहुत ही बेसिक लेकिन क्रूशियल सेफगार्ड्स देता है। पहला, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण यानी ग्राउंड्स जानने का पूरा हक है। दूसरा, पुलिस को उसे 24 घंटे के भीतर किसी नज़दीकी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, उसे अपने पसंद के वकील से कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। ये तीनों पॉइंट्स स्टेट की पावर और नागरिक की आज़ादी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। अब यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन का। नॉर्मली किसी को तब अरेस्ट करते हैं जब वो क्राइम कर चुका हो, राइट? लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन को आप किसी स्पोर्ट्स मैच की तरह सोचिए। ये एक प्रीएम्प्टिव टाइम आउट जैसा है। मतलब खेल में कोई बड़ा फाउल होने से पहले ही खिलाड़ी को रोक देना। एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो अपराध होने से पहले ही सिर्फ शक के आधार पर व्यक्ति को हिरासत में ले लेना, ताकि समाज सुरक्षित रहे। लेकिन रुकिए, क्या वो 24 घंटे वाले सुरक्षा उपाय हर किसी पर लागू होते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके 2 बहुत बड़े अपवाद हैं जो एग्जाम्स में अक्सर फंसाते हैं। अगर कोई विदेशी शत्रु है या फिर किसी को उसी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया गया है जिसकी हमने अभी बात की, तो उन्हें आर्टिकल 22 वाली वो सामान्य सुरक्षाएं नहीं मिलेंगी। और हाँ, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इन स्पेसिफिक कानूनों के नाम उंगलियों पर याद होने चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत किसी को मैक्सिमम 90 दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है। इसमें हाउस अरेस्ट तो है ही, साथ ही कुछ बहुत ही कड़े कानून शामिल हैं, जैसे 1980 का एनएसए, 1985 का टाडा, 2002 का पोटा और 1967 का यूएपीए। अपने आंसर्स में इन्हें कोट करना मत भूलिएगा। स्टेट की पुलिस पावर्स को समझने के बाद अब हम अपने दूसरे चंक की तरफ बढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो राज्य से तो सुरक्षा मिल गई, लेकिन सोसाइटी में जो लोग एक दूसरे का शोषण करते हैं, उसका क्या? यहीं एंट्री होती है अनुच्छेद 23 और 24 की। इनका मेन गोल है इंसान की गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी को बचाना। आर्टिकल 23 जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव अंगों की तस्करी और वेश्यावृत्ति पर रोक लगाता है, वहीं आर्टिकल 24 का पूरा फोकस मासूम बच्चों को खतरनाक कारखानों से बचाने पर है। इस सेक्शन में एक वर्ड है जो बार बार एग्जाम पेपर में झलकता है, बेगार। इसका सीधा सा लीगल मतलब है किसी से उसकी इच्छा के खिलाफ काम करवाना या बंधुआ मजदूरी करवाना, जहां काम के बदले कोई पैसा नहीं मिलता। आर्टिकल 23 इसे स्ट्रिक्टली बैन करता है, लेकिन यहां एक कैच है, और वो ये कि अगर सरकार देश हित के किसी सार्वजनिक काम के लिए अनिवार्य सेवा लागू करती है तो उसे शोषण नहीं माना जाएगा। ये अपवाद बिल्कुल याद रखिएगा। अब आर्टिकल 24 की बात करें तो यहाँ बच्चा होने की लीगल डेफिनेशन क्या है? कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, इन्हें किसी भी खतरनाक कारखाने में काम पर नहीं रखा जा सकता। खतरनाक मतलब जैसे खदानें, ग्लास फैक्ट्री, पटाखे या माचिस बनाने वाली जगहें। हालांकि 1986 के एक्ट के तहत एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि अगर काम किसी ट्रेनिंग का हिस्सा है और किसी वयस्क की देखरेख में हो रहा है तो वो अलाउड है। शरीर की सुरक्षा से आगे बढ़ते हुए अब हम आज़ादी के पदानुक्रम में थोड़ा और ऊपर चलते हैं, मन और आत्मा की आज़ादी की तरफ। एग्जाम्स के लिए इन दोनों आर्टिकल्स यानी 25 और 26 के बीच का फर्क समझना बहुत ही क्रूशल है। देखिए, ये एक पजल के 2 हिस्सों की तरह हैं। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल या व्यक्तिगत आज़ादी की बात करता है, यानी आप अपने मन की आवाज़ सुन सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं।
वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 26 एक कलेक्टिव या सामूहिक अधिकार है। ये पूरे समूह को धार्मिक संस्थाएं बनाने और प्रॉपर्टी मैनेज करने का हक देता है। लेकिन हाँ, ये दोनों ही अधिकार पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी के दायरे में ही आते हैं। अब जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं वो भारत के सेक्युलर स्ट्रक्चर को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। आर्टिकल 27 एकदम क्लियर करता है कि स्टेट किसी भी व्यक्ति से कोई ऐसा टैक्स नहीं वसूल सकता जो किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करने के लिए हो। लेकिन यहाँ टैक्स और फीस का डिफरेंस समझना एक रियल गेम चेंजर है। सरकार किसी हज या तीर्थ यात्रा पर सुविधा देने के लिए एक छोटी फीस तो ले सकती है, लेकिन धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई टैक्स नहीं लगा सकती। चलिए, अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। जरा सोच कर देखिए, अगर कोई स्कूल पूरी तरह से सरकार के पैसों से चल रहा है, तो क्या वहां धार्मिक शिक्षा या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है? तो इसका जवाब हमें आर्टिकल 28 में मिलता है, और जवाब है बिल्कुल नहीं। पूरी तरह से सरकारी फंड्स पर चलने वाले किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और अगर किसी वजह से दी भी जाती है तो स्टूडेंट्स को उसे अटेंड करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर वो स्कूल किसी ट्रस्ट या संस्था ने ही धार्मिक शिक्षा के लिए बनाया है तो वहाँ ये नियम लागू नहीं होता। और अब हम पहुँचते हैं अपने आखिरी और सबसे ऊंचे स्तर पर, अनुच्छेद 29 और 30, जो अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को सुरक्षित करते हैं। ये आज़ादी के पदानुक्रम का एकदम शिखर है। यहाँ बात एक व्यक्ति से बढ़कर पूरे समुदाय की संस्कृति बचाने की हो रही है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों को अपनी विशेष भाषा, संस्कृति और लिपि यानी स्क्रिप्ट को बचाए रखने का अधिकार देता है। जैसे हिंदी के लिए हमारी देवनागरी लिपि है, पंजाबी के लिए गुरमुखी है या उर्दू के लिए अरबी फारसी लिपि। अपनी इस पहचान को संजोकर रखना उनका फंडामेंटल राइट है। और ये बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ब्रिलियंट है कि हमारे संविधान में अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी शब्द की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं लिखी है। इसे सिर्फ 2 आधारों पर माना गया है। पहला भाषाई, जो अलग अलग राज्यों के हिसाब से तय होता है, और दूसरा धार्मिक। धार्मिक अल्पसंख्यकों में आते हैं मुस्लिम, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध और सिख। और लीगल फैक्ट के तौर पर यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि हिंदू समुदाय इस स्पेसिफिक अल्पसंख्यक कैटेगरी से बाहर है। अब आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने और चलाने की आज़ादी देता है, जैसे कि मदरसे या खालसा स्कूल। अगर आप अपने एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स चाहते हैं तो इन 2 केस लॉज को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। पहला है मोहिनी जैन केस, जो कहता है कि अगर इंस्टीट्यूट को सरकारी ग्रांट मिल रही है तो उसकी फीस सरकार तय करेगी। और दूसरा TMA पाई फाउंडेशन केस, जिसका क्रक्स ये है कि ग्रांट देने का मतलब ये नहीं कि सरकार उस संस्था के बेसिक स्ट्रक्चर को ही बदल दे। तो दोस्तों, अपनी इस अल्टीमेट स्टडी गाइड को खत्म करते हुए इस एक बड़े सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। हमने देखा कि कैसे संविधान हमारी बॉडी को बचाता है, हमें एक्सप्लॉयटेशन से दूर रखता है, हमारे मन और धर्म को आज़ाद करता है और हमारी संस्कृति की रक्षा करता है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि हर जगह नेशनल सिक्योरिटी और समाज की भलाई के लिए कुछ न कुछ अपवाद या एक्सेप्शन भी हैं? बस यही बैलेंस हमारे संविधान का असली मैजिक है। इस पर विचार करते रहिए और देखिए कि ये नियम आज हमारे आसपास कैसे काम कर रहे हैं। पढ़ते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।